नमस्कार। शिक्षा से ज्ञान तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग जो 12वीं कक्षा का जो भौतिकी है भाग 2 भारती भवन का, उसका हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। और ये पहला चैप्टर का होगा, मतलब कि प्रथम इकाई की आपको पहला जो चैप्टर है उसमें 3 न्यूमेरिकल है। और चैप्टर का नाम है आपको विद्युत आवेश तथा कूलॉम के नियम। तो इसका पहला न्यूमेरिकल आपको मैं लिख देता हूँ। यह है दो वस्तुओं के बीच आवेश विनिमय के क्रम में यदि एक दूसरी वस्तु को प्रति सेकंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन देती है, तो 1 कूलम्ब आवेश देने में कितना समय लगेगा, ये आपको है। तो सर्वप्रथम देखिए, जहाँ पर आपको प्रति सेकंड रहे वहाँ पर 1 सेकंड ले लेना है। और ये एकमात्र ऐसा इस बुक के हिसाब से न्यूमेरिकल है जिसमें स्थिर है, तो स्थिर विद्युत का, लेकिन इसको में करंट का जिक्र हो ही जाता है। तो क्योंकि इसमें आवेश बहते न रहता है, ट्रांसफ़र होते रहता है लगातार, तो इसमें करंट का जिक्र हो ही जाता है। तो सर्वप्रथम इसको हल करने के लिए जो भी राशियां दी गई है उसे पहले लिख लेते हैं एसआई यूनिट में। मैं एसआई यूनिट ज़्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा सही ढंग से आपको हो जाता है। तो हल में लिखिएगा, दिया गया है, क्या दिया गया है? तो दिया गया है आपको 10⁻⁴ प्रति सेकंड। जहां पर प्रति सेकंड रहे तो समय आपको लिख लेना है 1 सेकंड। और 10⁹ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको नंबर है 10⁹ यानी 1 बिलियन। 1 कूलम्ब आवेश देने में कितना समय लगेगा? 1 कूलम्ब आवेश के जिक्र कर रहा है, Q = 1 कूलम्ब समय पूछ रहा है। तो इसको आप एक नियम से भी बना सकते हैं, 2 और 3 और बहुत सारे नियम से बना सकते हैं, लेकिन हम इसे करंट निकाल करके बनाएंगे। तो सबसे पहले ये तीनों का रिलेशन पता करना है। तो ये तीनों का रिलेशन देखिए, सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर सूत्र से Q बराबर होता है Ne, Q बराबर Ne। और एक यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारा चीज दिया गया है, तो करंट भी निकाल सकते हैं। तो उस करंट के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो एक हमारा ये हुआ और एक दूसरा हो जाता है हमारा करंट का। तो Q बराबर IT रख देंगे तो हमारा करंट आ ही जाएगा। तो Q = IT रख देंगे क्योंकि I = Q/T, ये करंट का इक्वेशन आपको है Ne। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पर लिख देंगे अपना कोहबर में कि I = Q/T या Q = IT, Q = IT या I = Q/T। समझ गए? विद्युत धारा की परिभाषा के अनुसार I = हो जाएगा Ne/T। अब यहां से अपना काम करते हैं। I की वैल्यू हो जाएगा N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 बिलियन, यानी 10⁹ गुने E मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है वो लिख देंगे। 1.6 × 10⁻⁻19 होता है चार्ज का मान, और बटा T है यानी टाइम 1 सेकेंड। तो आपको I की वैल्यू मिल जाएगा कितना, ये आपको हो जाएगा अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 1.6 × 10⁻⁻10 एम्पियर, ये आपको I हो गया। अब आगे हम काम करते हैं, दोबारा डाटा ले लेते हैं, समझ गए? दूसरी आंकड़ा पर पुनः प्रश्न से
तो प्रश्न से कह रहा है कि इसे 1 कूलम आवेश देने में कितना समय लगेगा, तो फिर से Q इक्वल टू 1 कूलम कर लेते हैं, ठीक है। और टाइम निकालना है ना, T इक्वल टू निकालना है, और I इक्वल टू अभी अभी निकाला है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 एम्पियर, ठीक है। तो ये तीनों का रिश्ता क्या होता है, तो सूत्र से रिश्ता या संबंध या सूत्र, ये तीनों एक ही इस पर्सपेक्टिव में आपको हो जाएगा। सूत्र से I बराबर होता है Q/T। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ करंट, यानी कि जो भी परिभाषा के अनुसार धारा का जो समीकरण बनता है वो यही है। तो यहाँ पर T इक्वल टू, इसको अगर पक्षांतर करते हैं, T इक्वल टू हो जाएगा Q/I। आगे Q का वैल्यू 1 और I का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻10 एम्पियर। अपना काम करेंगे, इसको ऊपर कर लेंगे तो हो जाएगा 10⁻10 और बटा 1.6। आगे इस पॉइंट को हटाएंगे, 10 इंटू 10⁻10/16। अब यहां से देखिए 10 के पावर 10 है तो एक को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 100 इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं और बाई 16 लिख सकते हैं। 100/16 100/16 अगर हम इसको भाग करें तो हो जाएगा कितना, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। ये आपको आंसर बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, इसको अगर हम वर्ष में करेंगे तो 198 वर्ष आपको लग जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं दूसरे नंबर के समस्या पर। जो दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हमारा, यदि किसी प्याले में 0.25 kg पानी रखा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कुल संख्या ज्ञात करें। इनके आवेश को, यानी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आएगा, आवेश को कूलॉम, आवेश का मात्रक है, में व्यक्त करें। तो यह ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले जो हमारा पानी दिया गया है, वाटर दिया गया है, उसमें उसका संख्या पहले पता रहेगा तो हम इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए इस प्रॉब्लम में हम मोल कंसेप्ट का व्यवहार करेंगे। जो मोल की अवधारणा है उसकी चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा मोल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मोल गिनती है, बस अणुओं परमाणुओं की गिनती की एक विधि है। जैसे यदि आप मानते हैं कि आपसे पूछे कि दर्जन क्या है, तो दर्जन एक गिनती है, माने वस्तुओं का एक समूह है, समझ गए। तो उसमें जैसे 12 वस्तुओं को कहते हैं एक दर्जन, 12 वस्तुओं को एक दर्जन कहते हैं। और केला, अंडा ये सब खरीदते हैं तो वो दर्जन में खरीदते हैं। आप 4 वस्तुओं के समूह को कहा जाता है गंडा। एक गंडा, गोईठा वगैरह ज़्यादातर जो बिहार और झारखंड से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं वो सारा इसको समझ रहे होंगे। एक गाही में 5 वस्तु, एक दर्जन में 12 वस्तु, एक सैकड़ा में 100 वस्तु। तो ये सारा आपको पता होगा। उसी तरह से आपको मोल जो है वो भी एक नंबर ही है। कितना नंबर है भाई, तो 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर को एक मोल कहते हैं। काम खत्म। और जो भी हमारा परमाणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान वो लिखा हुआ रहता है वो 1 ग्राम प्रति मोल में रहता है, ग्राम प्रति मोल में। उदाहरण से थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि से
एल्युमिनियम का द्रव्यमान 13 है। तो 13 क्या है? किलो, पसेरी, क्विंटल नहीं, ये ऐसे तो एटॉमिक मास यूनिट में, लेकिन जब भी मोल कंसेप्ट पढ़िएगा तो इसको आप ग्राम प्रति मोल, जिसको कहते हैं मोलर द्रव्यमान, ग्राम प्रति मोल में ही लिखे। तो 13 ग्राम प्रति मोल, यानी कि यदि आप 13 ग्राम एल्युमिनियम लें ना, तो 13 ग्राम एल्युमिनियम लें तो उसको गिन लीजिए, इतना मनी हुआ है। 13 ग्राम एल्युमिनियम लिए तो इतना मनी उसका संख्या हो गया, एल्युमिनियम का संख्या। अब एक एल्युमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 13 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 13 गुना इतना इलेक्ट्रॉन आपको हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जा रहा है। तो इसी तरह से अगर H2O का द्रव्यमान कितना होता है, मतलब अनुद्रव्यमान 18 होता है, 18 ग्राम प्रति मोल, यानी 18 ग्राम लें तो इतना सारा हम लोग जल के अणु ले लिए हैं, या 18 ग्राम में इतना सारा अणु या इतना सारा अणु अगर जल के लेते हैं तो 18 ग्राम उसका होगा। तो इस अब अवधारणा की व्यवहार हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो ऐसे रसायन शास्त्र जो है उसमें ज़्यादातर इकाई ग्राम में आपको मिलेगा, लेकिन ये भौतिकी है तो इसमें आपको अलग अलग चीज़ें आपको मिल सकता है। तो इसमें केजी में आपको एसआई यूनिट में है, तो सीधे सीधे दिया गया, जो भी दिया गया उसको लिख देंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है? जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान क्या दिया गया है? जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान कितना? 0.25 kg। सबसे पहले जल के अणुओं को हम लोग निकालेंगे, अणुओं की संख्या, उसके बाद हम उसको में एक अगर अणु जल है तो उसको में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन में आपको 2 हो गया और ऑक्सीजन में 8 हो गया, 10 हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर लेंगे और इसको ग्राम में व्यक्त कर लेंगे। तो 250 ग्राम हो गए, 0.25 kg मीन्स 250 ग्राम। 250 ग्राम आपको जल है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जल के अगर 250 ग्राम लेते हैं तो कितना सारा उसमें जल के अणु होगा। उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वैल्यू को निकालेंगे और उसको हम कूलम में व्यक्त करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, जो आपको आवेश का क्वांटमीकरण का है। समझ गए? तो अब जल का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल होता है, इतना तो पता होगा। यानी कि 18 ग्राम में 1 मोल, 18 ग्राम में कितना? 1 मोल H2O। 1 मोल में जितना संख्या होता उतना में अपना करेंगे। 18 ग्राम में 1 मोल में कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। इतना सारा H2O आपको रहेगा 18 ग्राम जल में। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 अब बट्टा में 18, इतना सारा H2O बनेगा। 1 ग्राम में निकाल लिया तो हमें 250 ग्राम में कितना जल के अणु है ये तो निकालना आसान है। दोनों तरफ 18 से ये 250 से आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसलिए 18 का तो पहले ही है। 250 ग्राम में निकालेंगे 6.022 गुने 10 के पावर 23 बट्टे 18 गुने 250, इतना सारा H2O का अणु। H2 यहाँ पे लिख दिए अणु है ये, समझ गए? इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपको 8.363 गुने 10 के पावर 24 H2O। समझ गए? इतना सारा वाटर आ गया, जल आ गया। समझ गए? और एक जल में आपको 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन पाए जाते हैं। समझ गए? अब लिखेंगे चूंकि जल के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन तथा 10 प्रोटॉन पाए जाते हैं। अतः इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रोटॉनों की संख्या
अगर मान लेते हैं कि एक 4 गोड़ वाला कुर्सी है, 4 उसकी टांगे हैं और कुर्सियों की संख्या मान लेते हैं कि 5 है, तो उसमें जो गोड़ जो है उसका, यानी कि उसमें टांगों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से इतना सारा वाटर आया और एगो में 10 है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रोटॉनों की संख्या। इसलिए n बराबर कितना, तो 10 गुने 8.363 गुने 10 के पावर 24 इतना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। बस अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 यहाँ पर चढ़ा लेगा, 8.363 गुने 10 के पावर आपको हो जाएगा 25। इतना सारा n, समझ गए, इतना सारा n है। अब आवेश का मान निकालना है कूलम में। आवेश का मान कूलम्ब में या कूलॉम, दोनों एक ही चीज है, दोनों उच्चारण आपको हिंदी में समान होता है। तो कूलॉम में मान निकालते हैं। Q बराबर होता है Ne, तो Q बराबर Ne, n का वैल्यू कितना है 8.363 गुने 10 के पावर 25। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश या प्रोटॉन पर आवेश का मान, सिर्फ मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतना सारा होता है। अब फटाक से गुना करके कमेंट सेक्शन में लिखिए कितना आपको आता है। चलिए, आप लोग गुना कर लिए होंगे और कमेंट सेक्शन में तो 10 के पावर वाला लिखाएगा नहीं, फिर भी आप लोग लिख दिए होंगे, अब ज़्यादा तो नहीं है आपको। तो ये दोनों गुना करने के बाद आपको आएगा 13380,800। जब इससे इतना कूलम आपको ये आंसर बनेगा। इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर लिखें तो यहाँ से अगर करेंगे तो 7 यहाँ पर बन जाएगा, तो मतलब 10 के घात 7 1.338 इंटू 10 के पावर 7 कूलम, यही आपको उत्तर बनेगा। तो ये आपको प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। यदि आयन रहता, ध्यान रहे, यदि कोई आयन रहता तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती, प्रोटॉनों की संख्या एज इट इज रहता है आयन में। या कोई भी आयन है, उसमें अब उसकी परमाणु संख्या बदलती नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है। तो ये इसका आपको उत्तर हो गया। और उस बुक में उसका जो थोड़ा सा हिंट्स दिया गया है, उसमें घात जो है एक्सपोनेंट का कैलकुलेशन, उसमें थोड़ा सा पावर का गड़बड़ किया गया है। तो आशा करते हैं कि ये अगले एडिशन में इसको सुधार लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है, तीसरा ये और अंतिम प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर समान परिमाण Q के सजातीय बिंदु आवेश स्थित है। त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित आवेश छोटा q पर परिणामी वैद्युत बल ज्ञात करें। और त्रिभुज के
भुजा की लंबाई ए मान लें। तो देखिए, इस प्रश्न को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल तरीका है, एक सर्वव्यापी तरीका है। सर्वव्यापी तरीका कहीं भी अप्लाई हो सकता है। तो सीधा सीधा हम लोग बल निकालने के लिए, बल का परिमाण आपको निकालने के लिए, परिणामी बल का परिमाण, परिणाम और परिमाण में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। परिणाम मतलब होता है रिजल्ट, अब परिमाण मतलब होता है उसका मान, उसके वैल्यू। तो ये आपको होता है, जैसे 2 बल अगर ऐड कर रहे हैं तो उस बल को मिलाकर कितना बल बनेगा, तो ये होगा परिणामी बल, और उसका मान को बोलेंगे उसका परिमाण। समझ गए? तो यहाँ पर समझना है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का सीधा सीधा हल जैसे ही करेंगे तो चित्र से थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये समबाहु त्रिभुज है। थोड़ा और चित्र को बड़ा बना देते हैं ताकि आप लोग स्पष्ट रूप से और देख लें। यहाँ पर इसकी भुजा को ए मान लिया गया है। तो हम इसे किसी और वीडियो में अलग अलग मेथड से बताते रहेंगे। सबसे पहले जो सर्वव्यापी रूल है, जो आपको सर्वव्यापी नियम है, उसके हिसाब से इसको बताते हैं। इसमें बोल रहा है कि इसके शीर्षों पर Q, यहाँ पर Q और यहाँ पर Q स्थित है, और इसके केंद्रक में एक छोटा सा Q स्थित है। समझ गए? तो वही केंद्रक में जो Q स्थित है, छोटा सा Q स्थित है, जिसको हम लोग परीक्षण आवेश के नाम से जानते हैं, उस पर हमको बल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि सारे, ये देखिए आवेश की प्रकृति नहीं दिया गया है, तो कुछ नहीं, साइन अगर है तो हम उसको धनात्मक मान करके काम करते हैं। धनात्मक यदि मान करके काम करेंगे तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि इसको रिपल्सन करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, जो भी है, और ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऐसे ऐसे आपको हो जाएगा। और ये समबाहु का होता है इंटीरियर एंगल, यानी अंतः कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री का आपको होता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री के, चूंकि समद्विभाज करेगा इसको 30 डिग्री के, और इसी तरह से ये वाला जो अंदर का कोण है 120 डिग्री का हो जाएगा। 120 डिग्री, यानी कि 3 बल 120 डिग्री के अगर पर स्थित हैं, समझ गए, तब उसमें उसका परिणामी बल हमको का परिमाण वगैरह आपको ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, या भी बना सकते हैं, सिमेट्री रूल भी लगा सकते हैं, जो सममितता का नियम है उसके हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो ऐसे ही इसका मान 0 आ रहा है, लेकिन इसको हम हल करते हैं। तो 3 बल 120 डिग्री पर है, तो हम देखिए यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सारा बल, चूंकि आवेश भी समान है और ये दूरी भी हमारा समान है, ये भी दूरी हमारा समान है, समझ गए, आवेश भी समान है, दूरी भी समान है, तो हमें ए से कोई मतलब नहीं है। आप आर का मान भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब दूरी समान है। तो पहले हम इसका बल का निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग जरूरत पड़ेगी तो दूरी को बैठाएंगे। तो ये दूरी को आर मान लिया गया है, सब जगह से आपको दूरी बराबर बराबर पर है, और तीनों 120 डिग्री पर। तो यहाँ पर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम, समझ गए, यानी कि बॉडी से, वस्तु से हम लोग मुक्त कर करके हम डायग्राम बनाएंगे। तो बल भी समान लगेगा इसमें, चूंकि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। तो सब में दूरी समान है और आवेश का युग्म समान है, तो हमारा बल भी सब में समान ही रहेगा। तो हम बल को मान लेते हैं F इसमें। चलिए यहां पर हम F मान लिए, F। तो एक फ्री बॉडी डायग्राम के लिए यहां पर एक बल ऐसे है, और इससे 120 डिग्री के कोण पर, यानी कि पहले नियामक में लॉक नहीं करेंगे, पहले आपको दिखा देते हैं। एक बल इधर, एक बल इधर और एक बल इधर, F, F और F,
और ये 120 डिग्री के कोण पर है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा इसको अब लॉक करते हैं। तो ये आपको x अक्ष आपको हो जा रहा है, यह आपको y अक्ष हो जा रहा है, ऐसे करके समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 120 डिग्री बन रहा है, तो 90 और ये कितना बन जाएगा, यहाँ से टोटल 120 है, तो 90 माइनस ये थीटा है और यहाँ पर 90 डिग्री आपको बन रहा है। तो थीटा का मान कितना होगा, अगर टोटल 120 है तो 90 प्लस थीटा बराबर 120। अगर थीटा बराबर 120 डिग्री माइनस 90 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री। तो ये हमारा कोण हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए अब इधर कितना है, ये वाला कोण कितना है, तो यहाँ 180 होगा और ये वाला कोण निकालेंगे तो हमारा 60 डिग्री आएगा। अब हमको मान निकालना है, तो सबसे पहले घटक विधि जो है वो सारा में सारा आपको यूनिवर्सल है ये। अब घटक विधि यहाँ पर हम लगाते हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्षैतिज घटक, बल का क्षैतिज घटक नहीं, क्षैतिज घटक निकालते हैं। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक का योग, तो सभी का देखिए, ये पहला बल तो लिखेंगे F कॉस कितना डिग्री का कोण बना रहा है, उसी अक्ष पर है 0 डिग्री का, F कॉस 0 डिग्री प्लस, फिर इस पर आएंगे, इसका भी मान है आपको F कॉस कितना डिग्री, यहां से लेकर के यहां तक 120 डिग्री और प्लस ये वाला बल पर आइए, तो ये वाला बल देख रहे हैं 180 और 60, यानी कि लिख सकते हैं F कॉस 180 प्लस 60 डिग्री, ये आपको हो गया। इसको अगर सॉल्व करें तो F कॉस 0 डिग्री, इसका मान कॉस 0 का मान 1 होता है, तो F बचेगा। F कॉस 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का मान होता है 1/2 माइनस में, इतना हो गया। अब प्लस कॉस 180 प्लस 60, कॉस 180 प्लस थीटा, समझ गए, 180 पर मान नहीं बदलता है, जिसके बारे में हम आंकिक में करके आपको बताएंगे। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर आपको हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, तो इसको लिखेंगे क्या, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा की जगह पर कितना है 60 डिग्री। तो F गुने माइनस कॉस 60 का मान माइनस 1/2 आपको आ जाएगा। और जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो F अब माइनस F/2 अब माइनस F/2 ये सब आएगा, और इसको यदि भिन्न का जोड़ यदि करें तो हमारा रिजल्टेंट 0 आएगा, करके देख सकते हैं, ये 0 आ गया, यानी कि हॉरिजेंटल इस स्थिति में कोई बल नहीं लगेगा। आगे हम काम करते हैं इस पर उदग्र घटक समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा F, जहां पर कॉस है वहां पर साइन लगा दीजिए, तो F साइन 0 डिग्री प्लस F साइन 120 डिग्री प्लस F साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यहाँ पर डिग्री छूट गया है। तो ये F साइन 0 का मान 0, साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा कितना, F तो F है F गुने √3/2, अब प्लस F साइन 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, चूंकि उसका जगह नहीं है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग गणित में पढ़े होंगे। फ्यूचर में हम वीडियो को, भविष्य में आगे हम उस वीडियो को आंकिक जो है न्यूमेरिकल बनाने के लिए थोड़ा सा चर्चा करेंगे, कैसे आपको सॉल्व आउट करना है। जोड़ घटाव की वजह से
आपको न्यूमेरिकल खराब हो जाता है एकदम साधारण जोड़ घटाव की वजह से। तो यहाँ पर हो जाएगा f गुने माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 60 यानी कि माइनस साइन 60 का मान √3/2। तो देखिए एक प्लस में आ जाएगा एक माइनस में आ जाएगा, तो 0 अब प्लस ये दोनों का रहेगा तो 0, ये आपको आ गया 0। समझ गए। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट जिसका शून्य होता है वो जो है बॉडी संतुलन में रहेगी, वो वस्तु जो है इक्विलिब्रियम में रहेगी, मतलब साम्य जिसको बोलते हैं। निकालने का तरीका क्या है, तो रिजल्टेंट निकालने का है आपको परिणामी बल, इसलिए परिणामी बल का परिमाण चूंकि परिणामी बल जब शून्य आ ही जाएगा तो उसकी दिशा होगी ही नहीं। समझ गए। तो इसका होता है समेशन ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर और समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर और √ओवर। तो ई आ गया है 0 के स्क्वायर और प्लस ई भी 0 के स्क्वायर, अंदर तो 0 होगा, इसका मान हो जाएगा 0, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा 0। तो ये हमारा हो गया तीसरा न्यूमेरिकल कंप्लीट। आप लोग से आग्रह है कि ये थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिएगा, जो गंतव्य स्थान है इसका माने चाहिए विद्यार्थियों के पास, अपने साथी मित्रों के पास, क्योंकि ऐसे ही हम और अगले दिन अगला चैप्टर का न्यूमेरिकल वगैरह आदि करते रहें और कंसिस्टेंसी रखें। मनोबल थोड़ा टूट जाता है जब आप लोग देखते नहीं है, थोड़ा सा देख करके छोड़ देते हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि मनोरंजन का जो वीडियो है वो ज़्यादा देखा जाता है, तो हम उस वर्ग के विद्यार्थियों से यानी कि 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों से हम ये आग्रह करेंगे कि इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम यदि है तो आप जो दर्शक दीर्घा है यानी कमेंट सेक्शन जो है टिप्पणी दीर्घा, उसको में आप जरूर लिखें। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में के आपको न्यूमेरिकल में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए।